दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है थुनाग के उस खौफनाक नरभक्षी की जिसने पूरे इलाके की सांसें रोक दी थी। इस घटनाक्रम को वैसे कहा जाए तो 4 एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन पिछली रिकॉर्डिंग के दौरान मेरा स्वास्थ्य अचानक से ख़राब हो गया था, तो साढ़े 3 एपिसोड ही बोलना चाहिए। हालांकि थोड़ा आराम है, लेकिन बहुत बढ़िया तो नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ बनाने का आज। तो घटनाक्रम में आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। पिछले हर एपिसोड के साथ वो जंगल, वो अंधेरा, वो तेंदुआ अपना असली रूप दिखाते जा रहे हैं। और आज हम उसी डर, उसी रहस्य और उसी टूटी हुई खामोशी को लेकर एपिसोड 5 की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य अभी अप टू मार्क तो नहीं है, लेकिन हिम्मत कर रहा हूँ बैठने की। बहुत लंबा नहीं ले जा पाऊँगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज से कहानी और गहरी होती जाएगी और नरभक्षी का असली खेल धीरे धीरे सामने आने लगेगा। लेकिन मैं घटनाक्रम शुरू करने से पहले संजय पीटर जी, आमिर भाई, अनिल भाई, मनोज जी, खालिद साहब, सुधीर वर्मा जी, शब्बीर चौधरी साहब और सभी लोगों के साथ साथ आप सभी मित्रों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करी, मेरी चिंता करी। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि आप लोगों का हाथ मेरे सर पर एक छत्र छाया की तरह है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का ये छत्र छाया हमेशा मेरी हिफाजत करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, दिल से शुक्रिया, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं थुनाग और देखते हैं कि फिर क्या हुआ। कि फिर क्या हुआ दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था ललित जी और भरत जी बस एक सांस के अंतर से उस नरभक्षी को मारने से चूक गए थे, क्योंकि उनके मोबाइल पर एक कॉल आ गई थी। अगर वो कॉल 2-3 मिनट के बाद आती तो चल जाता, क्योंकि तब तक तेंदुआ ढेर हो चुका होता। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसकी मौत जब तक आनी है वो तभी आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में इन लोगों के साथ आशीष दास गुप्ता जी के 2 शार्प शूटर रमेश चौहान जी और हितेंद्र जी भी शामिल हो गए थे। रमेश चौहान जी मध्यम कटकाठी के, घनी मूछों वाले और चेहरे पर ऐसा तेज जैसे कोई बाघ सामने खड़ा हो। बिल्कुल फौजी अंदाज, बात करने का तरीका, उनकी चाल ढाल, सब कुछ किसी सेना के अधिकारी के जैसा था। और उधर हितेंद्र जी को भी ऐसे खतरनाक ऑपरेशनों का बहुत अच्छा अनुभव था। सभी ने इकट्ठा बैठकर तेंदुए को पकड़ने या मार गिराने के लिए जितने भी विकल्प हो सकते थे, जितने संभव विकल्प हो सकते थे, सब पे चर्चा करी, विचार विमर्श किया, चर्चा करी। फिर रात को खाना खाने के बाद ये लोग दूसरी बार सर्च लाइट ऑपरेशन के लिए निकल गए। लेकिन दोस्तों, तेंदुआ उस दिन तो इन लोगों के हाथ नहीं आया। दूसरी बार जब सर्च किया तब भी नहीं मिला। और इसके बाद अगले कई दिनों तक रात में सर्च लाइट लेकर घने अंधेरे जंगलों में घूमना, ये इन लोगों की रोज़मर्रा की जो है ना, ये लाइफ, ये पैटर्न हो गया था, एक दिनचर्या बन गई थी, लाइफ का पैटर्न हो गया था कि भैया चलो निकलना है। दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह इन लोगों को एक खबर मिली, जिसको सुनकर ये लोग बुरी तरह से चौंक गए। थाच धर के ठीक सामने एक और गांव है बजौन, जो नदी के दूसरी तरफ है। वहाँ एक घर की छोटी सी पालतू बिल्ली अचानक मरी हुई मिली। कुछ ही मिनटों पहले तक तो वो घर के आंगन में अपना खेल रही थी और देखते ही देखते ऐसे गायब हो गई जैसे उसे जमीन ने निगल लिया हो। और जब वो मिली तो वो, उसका निर्जीव शव पड़ा हुआ था, वो मरी हुई थी। ये जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारियों ने समझदारी दिखाई और वो जो बिल्ली का जो शव था, जो बॉडी थी, उसे वो थुनाग ले आए, जहाँ डॉक्टरों ने उसका बहुत ध्यान से निरीक्षण किया, मुआयना किया, जांच करी। और यार, असली झटका तो तब लगा जब उसके शरीर पर दांतों के निशान मिले। और ये वही दांत थे जो थासधर में मारी गई गाय के गर्दन पे थे। इस घटना से ये बात तो साबित हो गई थी कि बिल्ली और गाय को मारने वाला दरिंदा एक ही था। जिसने गाय को मारा था उसी ने बिल्ली को मारा था, उसी ने 2 महिलाओं को भी मारा था।
इससे एक बात और स्पष्ट हो गई थी कि वो नरभक्षी तेंदुआ आसपास ही कहीं था, वहीं कहीं गांव के पास ही, एकदम चुप खामोश और किसी भी पल किसी पर एकदम से अटैक करने को तैयार। इस घटना में एक बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी कि तेंदुए ने बिल्ली को मारा तो था, लेकिन उसे उठाकर ले नहीं गया था, मार के वहीं फेंक गया था। एक हल्के फुल्के जानवर को ऐसे ही छोड़ देना यार, ये किसी सामान्य तेंदुए की आदत नहीं होती है। वो मारता है तो ले जाता है और खाता है, लेकिन उसने मारा, मार के वहीं छोड़ दिया। ऊपर से किसी ने तेंदुए को आते जाते हुए भी नहीं देखा था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसने बिल्ली को खाना ही नहीं था तो यार उसे मारा क्यों। कई तरह के शक और सवाल उठे। कोई बोला कि शायद पिछली रात जो मचान से उस पर घात लगाई गई थी और जिस कारण से उसका शिकार अधूरा रह गया था, उस बात से वो भीतर तक बौखला गया होगा, गुस्से में आ गया होगा। और हो सकता था कि गुस्से में वो किसी इंसान को निशाना बनाने के लिए आया होगा, तो आज निशान इंसान को मारूंगा। और कोई बिल्ली जो थी वो अचानक से बीच में आ गई होगी, जिससे उसका ध्यान भटक गया। और जैसे उसका ध्यान बटा तो उसे इंसान तक पहुंचने का मौका नहीं मिला, और जब इंसान तक पहुंचने का मौका नहीं मिला तो गुस्से में उसने बिल्ली को ही मारकर छोड़ दिया होगा। दोस्तों, एक सामान्य तेंदुआ कभी भी बेवजह किसी जानवर को नहीं मारता है। कमज़ोर, हल्के और छोटे शिकार को तो मारकर वो तुरंत खा जाता है। इसलिए यह हरकत सिर्फ एक भटके हुए नरभक्षी की ही हो सकती थी। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब ने भी रुद्रप्रयाग के नरभक्षी के बारे में जब घटना सुनाई थी तो उन्होंने एक ऐसी घटना का जिक्र भी किया था, याद होगा आप लोगों को, कि जहाँ नरभक्षी ने उस बकरी को मार तो दिया था लेकिन खाया नहीं था। जो जिम कॉर्बेट साहब ने बांधी थी उसके लिए, उसे मार तो दिया था लेकिन खाया नहीं था। और ऐसी अजीब और डरावनी हरकतें नरभक्षियों के बारे में कई बार देखी जाती है, अक्सर सुनने में आती हैं। अब बात धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। थाचधर और बनाली धार की दोनों महिलाओं को जिसने मारा था, डोगरी की गाय को जिसने नोचा था, बजौन की बिल्ली को भी उसी जानवर ने, उसी तेंदुए ने मारा था, उसी नरभक्षी ने मारा था। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, इस घटना से साफ लग रहा था कि मोबाइल फ़ोन की रोशनी से डरकर वो पिछली रात थासधर की तरफ वापस नहीं लौटा था। वो जो गाय थी उसके शव पर कोई भी ताज़ा खाने या नोचने के निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि वो रात भर जंगलों में ही भटकता रहा था और फिर नदी पार करके बजौन पहुंच गया था, जहां उसने गुस्से में आके बिल्ली को मार दिया। मतलब वो उधर गया ही नहीं गाय के पास, नदी पार करके उधर चला गया। लेकिन एक बात तय थी कि बजौन में वो रुकने वाला भी नहीं था, क्योंकि उसकी अधूरी दावत थासधर में पड़ी हुई थी और हर नरभक्षी अपने छोड़े हुए शिकार पर जरूर लौटता है। यानी दोस्तों, अब अगली टक्कर का मंच जो है थाचधर ही बनने वाला था, कि अब जो टक्कर होगी वो यहीं होगी, क्योंकि उसी गाय पर आएगा। दोस्तों, अब सुनीत साहब और उनकी टीम ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने गांव वालों से मिली सारी जानकारी, पहाड़ी रास्तों का नक्शा और तेंदुए के हमलों की जगहें, सबको एक एक करके नक्शे पर चिन्हित किया। जैसे जैसे निशान बढ़ते गए, एक बात साफ होने लगी कि नरभक्षी किसी भी तरफ यूं ही नहीं भटक रहा था, मतलब ऐसे इधर उधर कहीं भटक नहीं रहा था। उसका एक तय इलाका था, एक पूरा ट्रायंगुलर जैसा दायरा बनाता था, एक ट्रायंगुलर एरिया बनाता था, जिसके 3 कोने थे, शिकावरी, बुनालीधार और थाचधर, ये 3 इलाके। यानी दोस्तों, वो आदमखोर अपने इलाके का राजा बन चुका था और उसी दायरे में इंसानों का शिकार कर रहा था। अब इनको एक चिंता और हो रही थी कि कहीं किसी पिंजरे में कोई निर्दोष बेचारा, कोई गुलदार ना फंस जाए, कोई तेंदुआ ना फंस जाए जो निर्दोष है। इसलिए इन लोगों ने तय किया कि अब सारी गतिविधियां उसी त्रिकोण वाले इलाके में रखनी होंगी जहाँ पर उसकी एक्टिविटी ज़्यादा दिख रही हैं। थासधर जो के पास जो गाय का शव था वो वैसे ही पड़ा हुआ था और वो नरभक्षी को वापस खींच कर लाने का सबसे बड़ा कारण बन सकता था। इसलिए सुनीत साहब और उनकी टीम ने वहीं पर एक और पिंजरा लगाने का फैसला किया कि भाई एक पिंजरा यहाँ पे और लगा लिया जाए। दोस्तों, गांव के उस रास्ते पर जहाँ से तेंदुए के वापस लौटने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं थी, वहाँ एक मजबूत और बड़ा पिंजरा लगवा दिया। फिर आसपास की झाड़ियों, पेड़ों और घास से पिंजरे को पूरा इस तरह से ढक दिया कि दूर से उसे पहचानना लगभग असंभव, क्या बिल्कुल नामुमकिन हो जाए। कोई
पहचान ही ना पाए कि यहाँ पे कोई पिंजरा है, इस तरह से उसको ढक ढुक दिया। ये पिंजरा भी अन्य पिंजरों की तरह ही दो हिस्सों में बटा हुआ था, जिसकी एक तरफ बेट को रखना था और दूसरी तरफ वो जानवरों को फंसाने वाला हिस्सा होता था। दोस्तों, चारे के रूप में एक जिंदा कुत्ता रखा गया, क्योंकि तेंदुए के लिए उसका सबसे पसंदीदा शिकार कुत्ता ही होता है। पिंजरे के दोनों हिस्से मजबूत लोहे की मोटी सलाखों से बटे होते हैं, मतलब बीच में मोटी सलाखें होती हैं और दो हिस्से होते हैं। इसलिए चाहे तेंदुआ कितना ही नाराज हो जाए, वो कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बीच में सलाखें आ जाती थी ना, ऐसे नहीं कर नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। चारों तरफ खामोशी थी। पेड़ों के बीच हवा की आवाज़ धीरे धीरे दौड़ रही थी और उस पिंजरे में रखा छोटा कुत्ता कभी कभी डर कर हल्की सी आवाज़ भी निकाल दे रहा था। इन लोगों को पता था कि उस रात से खेल और भी खतरनाक होने वाला है। अब यह आर पार के लड़ाई का समय आ गया है। वैसे तो दोस्तों, थुनाग में तेंदुए के लिए जिंदा चारा जुटाना ये कोई आसान काम नहीं था। मचानों के सामने बकरियां बांधनी पड़ती थी या पिंजरों में कुत्ते रखने पड़ते थे। लेकिन असली मुश्किल ये थी कि जहाँ लोग अपने पालतू जानवर देने को तैयार नहीं होते थे, उसका कारण बिल्कुल साफ था। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि पहाड़ों में पालतू जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते यार, वो हम लोगों के घर के सदस्य की तरह होते हैं। हम एक फैमिली मेंबर होते हैं। बच्चे उनके साथ खेलते हैं और बड़े लोग भी उसके परिवार का हिस्सा मानकर पालते हैं। परिवार में जो इंसान खाना खाता है, जो कुछ वो करता है, वही उस पालतू जीव के साथ भी किया जाता है। ऐसे किसी साथी को नरभक्षी के साथ बांध देना किसी के लिए भी आसान नहीं होता था। ये तो अपने बच्चे को बांधना हो गया ना। सरकारी अधिकारी चाहे कितना भी अच्छा दाम देने को तैयार हो जाए, लेकिन लोग अपने पालतू को जोखिम में नहीं डालते थे। उनका इनकार ये कोई सहयोग नहीं करने की वजह से नहीं होता था, बल्कि वो अपने पालतू के जो जीव, जो जानवर होता था, उसके प्रति मोह और जो उसके प्रति डर, उसकी वजह से था कि वो मना कर देते थे। खैर, काफ़ी समझाने बुझाने और सुरक्षा पिंजरे की डबल सलाखें दिखाने के बाद एक गाँव वाले ने बड़ी अनिच्छा से अपना कुत्ता देने के लिए हामी भर दी। उसने कहा ठीक है, दे देता हूँ। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि अगर उसकी एक मदद से पूरे गांव की जान बच सकती है, पूरे क्षेत्र की जान बच सकती है, तो भाई उसे ये कुर्बानी दे देनी चाहिए। और उसी बीच तेंदुए को पकड़ने की तैयारियां भी तेजी से चल रही थी। कैमरा ट्रैप भी लग चुके थे, भारी भरकम पिंजरे भी उन जगहों पर खींच खींच कर पहुंचाए जा चुके थे जहां तेंदुए के आने की संभावना सबसे ज़्यादा बन रही थी। दोस्तों, ये काम सुनने में बहुत आसान लगता है, बड़ा इजी लगता है, अरे पिंजरे लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बढ़िया। लेकिन वास्तव में होता नहीं है। ऊंची घास, कांटेदार झाड़ियाँ, फिसलन भरी पगडंडियाँ और हर जगह घात लगाए बैठी वो जो जौकें होती हैं, लेचेज, उन सब ने टीम की हालत खराब कर दी थी। कई जगह तो पिंजरा ढोते ढोते लोगों की सांसें फूल जाती थी। पैरों में चिपकी जौकें इतना खून सोच लेती थी कि लगता था बॉस, कहानी इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं थी। और सच में उस समय किसी को भी पता नहीं था कि नरभक्षी का पीछा कितने दिनों तक चलने वाला था। लेकिन एक बात सबके मन में साफ थी, क्लियर थी, कि अब पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता है। अब पीछे नहीं हटा जाएगा। जहाँ तक आगे है, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, उस दिन की बाकी तैयारी भी लगातार चल रही थी। अंत में तय हुआ कि शाम होते ही 3 अलग अलग जगहों पर घात लगाई जाएगी। 3 अलग अलग लोकेशन इन्होंने सेट कर ली और बोले कि अब यहाँ पे घात लगाओ। दोस्तों, पहली जगह तो गाय के शव के पास थी, जहाँ ललित ठाकुर जी और हितेंद्र जी को तैनात होना था। इन सबको पूरा यकीन था कि अगर तेंदुआ पिछली रात अधूरी छोड़ी हुई दावत को पूरा करने लौटेगा तो सबसे पहले वहीं आएगा। दूसरी जगह थी थाचधर गांव, जो है ना उसके किनारे, जहां रमेश चौहान जी को एक ऊंचे पेड़ पर मचान पर बैठना था। थाचधर वही जगह थी जहां नरभक्षी ने अपना पहला शिकार किया था। बताया था ना, एक महिला को मारा था, खेत से उठा ले गया था, तो वो थी। और इनका मानना था कि उस रात तेंदुए के हमला करने का सबसे ज़्यादा चांस वहीं पर था, थाचधर में। और तीसरी जगह जो इन लोगों ने चुनी थी, उसमें आशीष दास गुप्ता जी की टीम को शिकावड़ी से थुनाग होते हुए बनाली धार तक के पूरे रास्ते में सर्चलाइट की सहायता से पूरे जितना भी है वो जंगल के हर अंधे कोने की जो है एक एक किनारे की रैकी करनी थी।
ये तीनों ही जगहें नरभक्षी की गतिविधियों के इलाके में आती थी, इसलिए गलती होने की गुंजाइश लगभग नहीं थी, बहुत कम थी। क्योंकि तीन मेन जगहों पर आदमी तैयार है, कहीं तो आएगा। दोस्तों, इन लोगों का असली काम था पिंजरे को सही जगह लगाना, कैमरा ट्रैप से भी सही सबूत जुटाना, और मौका मिलने पर तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर देना, उसको डॉट मार देना ताकि वो बेहोश हो जाए। लेकिन सच कहें तो इसमें डर कम था और रोमांच ज़्यादा। साथ ही ये भी जरूरी था कि पहचान में भूल ना हो जाए, और अगर किसी निर्दोष तेंदुए पर गोली चल जाती तो वो भी गलत होता। इसलिए सुनीत साहब ने तय किया कि वो खुद भी टीम के साथ कदम कदम पर रहेंगे। वो नहीं चाहते थे कि इसको एकदम मारा जाए, वो शुरुआत से चाहते थे कि इसको पकड़ा जाए। लेकिन अन्य लोगों ने जब उनके सामने एक शर्त रख दी कि वो किसी शूटर के फैसले में किसी तरह का कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तब ठीक है। खैर, वो जो भी रहा, माने नहीं माने, हो गया बात। उधर रमेश चौहान जी उस मचान पर अकेले ही थे, एक अकेला इंसान जिसके चारों तरफ घना अंधेरा था, आसपास का जंगल जैसे किसी अनदेखी हलचल से भरा हुआ था। सुनीत साहब ने सोचा कि रमेश जी को अकेले छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, और फिर इन्होंने खुद वहीं जाने का फैसला कर लिया कि यार मैं वहाँ जाऊँगा, उसके साथ न रहूँगा। उस ऊंचे पेड़ वाले मचान पर जहाँ सिर्फ खामोशी थी, और उस खामोशी के पीछे छुपी हुई एक खौफनाक दहशत थी। दोस्तों, सुनीत साहब थासदर पहुँचे तो गांव वालों ने इन्हें एक रास्ता दिखाया। वो रास्ता वही था जो सीधे उस नाले तक जाता था जहाँ पहली महिला को तेंदुआ घसीट कर ले गया था। गांव ऊंचाई पर था और रो रास्ता नीचे की तरफ गहरी ढलान में जाता था, और उसी रास्ते में तेंदुआ बार बार गांव के आसपास दिखाई देता था। वो तेंदुए का भी रूट था। गांव से कुछ दूरी पर एक दूसरी पहाड़ी की ओट में गाय का जो है वो आधा खाया हुआ शव पड़ा हुआ था। इससे साफ होता था कि अगर तेंदुआ वापस लौटा तो सबसे पहले वो इसी रास्ते को पकड़ेगा। वहाँ की पोजीशन को देख समझ कर सुनीत साहब ने गांव वालों और फील्ड स्टाफ से कहा कि एक बकरी की व्यवस्था करी जाए और उसे थाच दर के बीच नाले के किनारे बांध दिया जाए, एक बेट के रूप में उसे बांध दिया जाए, और वहीं पर किसी पेड़ पर एक मचान भी तैयार कर दिया जाए। योजना बिल्कुल साफ थी। अगर तेंदुआ अपनी पुरानी दावत पूरी करने के लिए लौटेगा तो ललित जी और हितेन जी उससे निपट लेंगे। अगर सीधे वहाँ पहुँच गया तो वहाँ दो जने बैठे हुए हैं और उसने नया शिकार ढूंढने की कोशिश की, तो वो बकरी की आवाज़ और उसकी छोटी सी हलचल आदमखोर का जो ध्यान है उसको खींच लेगी और वो सीधे मचान की ओर चला आएगा, जहाँ एक दूसरी टीम पहले से तैयार बैठी होगी अपनी पूरी तैयारी के साथ, गन वन सब रेडी करके। अब सारी जगहों का पूरा मुआयना करने के बाद सब लोग फिर से अतिथि गृह लौट आए, PWD गेस्ट हाउस लौट के आ गए, और साथ ले जाने वाले सभी उपकरणों की तैयारी करने शुरू कर दी। दोपहर के खाने पर सुनीत साहब और उनकी पूरी टीम तेंदुए की हरकतों का क्रम समझने के लिए बैठ गए, और जब इन लोगों ने उस क्रम को समझा तो इनके सामने नरभक्षी का एक डरावना पैटर्न सामने आया। हॉरिबल। उस मानव रक्त पिपासु ने 18 जुलाई को थाचधर में पहली हत्या करी थी। फिर उसके 4 दिन बाद यानी 22 जुलाई को शिकावड़ी में एक आदमी पर हमला कर दिया था, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया था लेकिन बच गया था। उसके 2 दिन बाद 24 जुलाई को उसने बनाली धार में दूसरी महिला की हत्या कर दी थी, जो किचन से बंद करके बाहर आ रही थी रात में। फिर 2 दिन बाद 26 जुलाई को थाचधर के पास गाय का शिकार कर दिया था, और फिर उसके ठीक 2 दिन बाद 28 जुलाई को बजौन गांव में एक बिल्ली मार दी थी। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह थी कि तेंदुआ कभी भी एक जगह में 2 बार लगातार हमला नहीं कर रहा था। मतलब जैसे एक जगह पे एक क्षेत्र में 2 बार लगातार हमला नहीं कर रहा था, वो निकल जा रहा था वहाँ से। उसका हमला करने का तरीका, समय का अंतर और लगातार जगह बदलने की उसकी चाल, ये सब मिलकर साबित कर रहे थे कि वो बहुत ही शातिर और इंसानी दिमाग को पढ़ने वाला शिकारी था। अब इनकी टीम को पूरा यकीन था कि उस रात वो या तो गाय के शव पर लौटेगा या फिर थुनाग के आसपास कोई नया शिकार ढूंढेगा, और ये सभी लोग जानते थे कि जो भी होने वाला है वो उसी रात को तय हो जाएगा। वो रात जो है वही तय करेगी कि आगे का क्या अब होने वाला है।
दोपहर का खाना निपटते ही सुनीत साहब और उनकी टीम अपना अपना सामान इकट्ठा करने लगे। इन सबको मालूम था कि वो रात किसी कमरे या बिस्तर पर तो बीतेगी नहीं, बल्कि एक पेड़ पर घंटों तक टकटकी लगाए एक खतरनाक छाया का इंतजार करते हुए बीतने वाली थी। नरभक्षी का इंतजार करना था। लगभग 4 बजे ये लोग अपने अपने ठिकानों की ओर निकल गए, यानी कि जहाँ जहाँ पे जिसकी ड्यूटी लगी थी, जहाँ जहाँ पे जिसने घात लगानी थी। ललित जी और हितेंद्र जी को डोगरी के नीचे पड़ी गाय की लाश के पास हाथ लगाकर बैठना था। सुनीत साहब भी उसी दिशा में जा रहे थे, लेकिन गाड़ी में सारे उपकरण, रस्सियाँ, बंदूकें, सर्च लाइट और बाकी सामान सब रखना मुश्किल हो रहा था। तो गुरुदेव जी ने अपनी जीप निकाली और इन लोगों के साथ वो भी हो लिए कि थोड़ा सामान जीप में भी डाल दो। उन्होंने पहले तो ललित जी और हितेंद्र जी को उतारना था, फिर वापस लौटकर बाकी टीम को ले जाना था। थाच दर से करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले कच्ची सड़क पर, वो मैंने बताया ना, खड़ी चढ़ाई थी, जो कच्ची रोड थी, बिल्कुल बड़ी फिसलन भरी हुई, और उसी चढ़ाई में गाड़ी अचानक से अटक गई, मतलब रुक गई। गुरुदेव जी ने बहुत कोशिश करी कि वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन जीप का इंजन तो जैसे जिद पर बैठ गया था, उसने आगे बढ़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। भाई स्टार्ट ही नहीं हुई। दोस्तों, शाम के करीब 5 बज चुके थे और सबके भीतर एक अजीब सी घबराहट और उम्मीदें ये मिलकर इनकी धड़कनों को तेज कर रही थी। सड़क वाले हिस्से से नीचे उतरते ही कुछ गांव वाले इनके साथ हो लिए। सबके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, दराती या कोई ऐसा नुकीला औजार था। अच्छा, उन दिनों क्या था ना, थुनाग में कोई भी व्यक्ति बिना हथियार के कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी वो बिना किसी तरह का कोई हथियार लिए कहीं चला जाए। थासदर का एक आदमी, जिसे सब मिस्त्री कहते थे, वो अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ आगे बढ़ा। बेचारा सीधे साधे स्वभाव वाला वो व्यक्ति इस पूरे मिशन में इन लोगों का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया था। वो बार बार कहता था कि उन लोगों की रक्षा करने के लिए, यानी कि गांव वालों की रक्षा करने के लिए शिकारी दल को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, बड़ी परेशानियां आप लोगों को झेलनी पड़ रही है, और फिर चुप होकर के वो अपना आगे बढ़ जाता था। वो समझ रहा था इनकी मजबूरी भी। लेकिन दोस्तों, सांप की तरह मुड़ते उस पगडंडी वाले रास्ते में करीब 100 कदम नीचे उतरकर वो जगह आ गई थी जहां उस रात मचान पर बैठकर नरभक्षी का इंतजार करना था। अंधेरा होने में अब ज़्यादा व्यक्त समय नहीं रह गया था, इसलिए इन्हें तुरंत अपनी अपनी जगह है पोजीशन ले लेनी थी, अपनी अपनी जगहों में बैठ जाना था और तैयार हो जाना था। मचान एक बांस के पुराने लेकिन मजबूत पेड़ पर बनाया गया था। यार, मचान क्या था, बस पेड़ के तने और शाखाओं में 4 पतली पतली लकड़ियां ठोक कर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया था। ऊपर से देखने में तो ऐसा लग रहा था मानो वो जगह मुश्किल से 2 आदमियों के खड़े होने लायक होगी। पेड़ की ऊंचाई भले ही 5 मीटर, मात्र 5 मीटर थी, लेकिन नीचे की ढलान पर एक गहरी खाई जैसी थी। तो लगता था कि मचान लगभग 15 मीटर की ऊंचाई पे है, क्योंकि अगर पहाड़ है ना, तो पहाड़ से ऐसे यहाँ पे है पेड़, तो वो ज़्यादा ऊपर दिखेगा ना यार। नीचे उसी पेड़ की जड़ के पास बकरी को बांधा जाना था, जिसकी हल्की सी आवाज़ भी जंगल के अंधेरे में उस नरभक्षी को नीचे की ओर आकर्षित कर सकती थी। सुनीत साहब पहले ही नज़र में समझ गए थे कि मचान बहुत तंग है, लेकिन उस समय बदलाव करने का कोई मौका नहीं था। उसे कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक ठाक वगैरह थोड़ा चौड़ा या जो भी, कुछ नहीं हो सकता था उस समय। तो जो था बस उसी पर भरोसा करना था, और उसी के सहारे रात में तेंदुए का सामना होना निश्चित था, लगभग तय था। दोस्तों, थुनाग की उस शाम ने जैसे अपनी सांसें रोक ली। सुनीत साहब की टीम मचान वाली जगह पर पहुंची और सबसे पहले उन्होंने झाड़ियों और टहनियों को साफ किया, ताकि पेड़ के ऊपर से नीचे की ज़मीन का एक एक इंच साफ साफ दिख सके। नीचे ज़मीन में 2 फुट लंबी लोहे की खूंटी गाड़ी गई और बकरी को उसी खूंटी से बांध दिया गया। ये सारा काम बहुत सोच समझ कर किया गया, क्योंकि तेंदुआ शिकार का गला पकड़कर, ऐसे पकड़कर जो घसीट ले जाता है ना, उससे माहिर होता है। अगर रस्सी गर्दन में बांधते तो वो क्या करता, एक झटके में रस्सी को तोड़ देता और बकरी को लेके गायब हो जाता। इसलिए रस्सी को इन्होंने बकरी की जान से बांध दिया, ताकि अगर तेंदुआ हमला करे तो उसे कुछ सेकंडों तक बकरी के साथ जूझना पड़े, और उन कुछ सेकंडों में
ऊपर जो राइफलें हैं वो उसके भाग्य का फैसला कर दें उस तेंदुए के। बकरी के चलने फिरने के लिए भी थोड़ी सी जगह छोड़ी गई थी और एक मोटी जूट की रस्सी काफ़ी मजबूती से बांधी गई थी ताकि नरभक्षी उसे घसीट कर तुरंत भाग ना पाए, उसे लेकर दबा के एकदम गायब ना हो पाए। सारे इंतजाम पूरे होने के बाद सुनीत साहब और रमेश जी नीचे ढाल पर उतरे, फिर अपने जूते और पैरों पर चिपकी जौकों को अलग किया और धीरे धीरे उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए जो मचान था, जहाँ इन्होंने अब सारी रात काटनी थी। मिस्त्री जी और बाकी गांव वाले इन लोगों का सामान ऊपर पेड़ पे चढ़वा कर वापस गांव लौट गए। उन लोगों को साफ साफ ऑर्डर था कि जब तक ये उन्हें कॉल ना करें तब तक वो लोग अपने घरों से निकल के यहाँ ना आए, मतलब उस जगह पे ना आए। पिछली रात मोबाइल की रोशनी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया था। उसे याद करके इन सब ने सबसे पहला काम तो यही किया कि अपने अपने फ़ोन पूरी तरह से स्विच ऑफ कर दिए। ऊपर पेड़ की शाखा पर सिर्फ दो मनुष्यों के लिए बनी उस सकरी जगह पर एक खामोशी फैल गई थी। नीचे ज़मीन पर बंधी बकरी कभी हल्का सा पैर हिलाती, कभी हवा में घुला हर छोटा कंपन सा कुछ जो होता है इन दोनों के दिनों की धड़कन बढ़ा दे रहा था। जरा भी कुछ वो हरकत होती तो एकदम होता है ना, कहाँ है क्या है। दूर जंगल के अंदर किसी अनजानी दिशा से कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और हर आवाज़ बस एक ही बात कह रही थी कि वो रात बहुत लंबी और बहुत ही खौफनाक होने वाली थी। दोस्तों, एपिसोड 5 की रात इसी घात लगाए इंतज़ार पर आकर ठहर गई। ऊपर मचान पे बैठे दोनों लोग और नीचे धरती पर मंडराता एक मानव भक्षी साया जो किसी भी पल लौट सकता था। तो क्या नरभक्षी उस बकरी की आवाज़ सुनकर वहाँ आया? क्या इनका तेंदुए से आमना सामना हुआ या फिर एक और भयानक मोड़ सामने आ गया था? तो इसका जवाब लेकर मैं लौटूंगा एपिसोड 6 में, छठे एपिसोड में। ठीक है। थुनाग की उस रात का सच अभी बाकी है दोस्तों। अभी तो बहुत बहुत कुछ बाकी है। तो उसके लिए आपको बने रहना होगा यार उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। दोस्तों, उत्तरांचल डायरीज़ वन्य जीवों और आदमखोर बाघ और तेंदुओं की सत्य घटनाएं आप लोगों के सामने लाता है। चैनल का उद्देश्य कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि लोगों को वन और वन्य जीवों के और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, अगर घटनाक्रम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मिलने एक बहुत बड़ा मान रखते हैं। बहुत मेरी एक क्या कहूँ, शब्द नहीं है यार। बहुत मतलब मेरे को खुशी होती है, इसलिए कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। आज कुछ महिला और पुरुष मित्र पहली बार चैनल में आए हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे दिया। उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा, है ना। लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिएगा, दो शब्द लिख दीजिएगा। और हाँ, आप सभी मित्रों से निवेदन करता हूँ आप सबसे कि चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे और भी कई वन्य जीव प्रेमियों तक ये चैनल पहुँच जाए और चैनल का प्रचार और प्रसार हो जाए। दोस्तों, अंत में एक प्रार्थना जो हमेशा करता हूँ वही आज भी कर रहा हूँ कि अगर संभव हो तो थैंक्स ऑप्शन में जाकर जो भी आपकी श्रद्धा हो इससे चैनल को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, शायद मैं संडे को कहानी नहीं ला पाऊँगा क्योंकि मेरे को टेस्ट हुए हैं। अब पता नहीं, मेरे को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है क्योंकि कुछ इन्फेक्शन निकलने की उम्मीद है। तो शायद मैं संडे को ना आ पाऊँ, तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाह रहा हूँ। कोशिश कर रहेगी, लेकिन अगर नहीं आ पाया तो माफ़ी चाहता हूँ। आज भी देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है, शरीर टूटा हुआ है। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए और मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। ओके, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।